Hello and welcome back to Smart Traders Hub YouTube channel. I am Pawan Patidar and I welcome you to my YouTube channel. पहली न्यूज़ पे आ जाते हैं। वैसे हम बोलते हैं कि फाइनेंस इंडस्ट्री बढ़ने वाली है क्योंकि सब लोग पैसा कमाने वाले हैं, मतलब फाइनेंस से जुड़े हुए जो भी चीज़ें होगी वो सब बढ़ेगी। तो उनमें जो जॉब करना होता है वो भी ज़्यादा सिक्योर होता है। तो लोग सोचते हैं कि बैंक की जो जॉब है ना वो बहुत ज़्यादा सिक्योर है। बट आने वाले वक्त में ऐसा बताया जा रहा है कि 2 लाख से ज़्यादा ग्लोबली बैंक्स की जॉब जाने वाली, वो भी एआई की वजह से। क्योंकि एआई आ जाएगा तो कस्टमर केयर वाला पोर्शन गया, केवाईसी वाला पोर्शन गया, इंटरेक्शन वाला पोर्शन गया, साइबर क्राइम बढ़ जाएंगे तो वहाँ पर जॉब आ जाएगी। फिर वो जो काम कर रहे होंगे एजेंट्स, एआई एजेंट्स जो कस्टमर से इंटरेक्शन कर रहे होंगे, वहाँ पर रिप्लेसमेंट आएगा। और ये पकड़ के चलो कि जो 3 से 5% जॉब है ना वो सब चली जाएगी। अब एआई करेगा क्या कि बैक ऑफिस का वर्क हो गया, मिडिल ऑफिस का वर्क हो गया, कस्टमर सर्विस हो गया, केवाईसी कंप्लायंस हो गया, ये सब चीज़ें कर देगा ना। बेसिकली है कि हम लोग वहाँ जाते हैं बैंक में, ये भर के देते हैं, केवाईसी करते हैं, वो कैश निकाल के देता है, जो भी चीज़ है ना माइनर चीज़ जिसके लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो एआई एजेंट विल टेक ओवर और उसकी वजह से ये जॉब तो खत्म हो जाएगी बट कुछ एडवांस जॉब आएगी। तो जो भी उन जॉब्स को कर रहा होगा ना एआई एआई एजेंट बोलेंगे उसको मैनेज करने की जॉब्स आ जाएगी। मतलब जॉब तो रहेगी बट जॉब थोड़ी एडवांस हो जाएगी और उससे क्या है प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा यार। ऐसा नहीं पहले भी हुआ था जब 2010 में डिजिटल रिफॉर्मेशन आया था, मतलब डिजिटल बैंकिंग आई थी, उस टाइम पे बैंक ऑफ अमेरिका ने 30,000 ले ऑफ किए थे एम्प्लॉयज़ को। तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन तो पहले भी हुआ है, फिर से होगा। बट अभी आगे जाके क्या है, बैंक्स में कुछ चीज़ें और ऐड हो जाएगी, जैसे एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस हो जाएंगे, साइबर सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, डेटा मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, वो सब चीज़ें क्या है अलग लेवल पे ऑपरेट करेगी। अराउंड 4 to 5 months बिफोर सब लोग बोल रहे थे कि स्टॉक मार्केट आसमान छू रहा है, मतलब नई ऊंचाइयाँ छू रहा है, बहुत ऊपर जाएगा, इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। और जैसे स्टॉक मार्केट से लोगों ने पैसा निकालना चालू किया, मतलब एफ ने, लोग बोल रहे नहीं गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही, ये अच्छा नहीं हो रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा है। तो मतलब होता क्या है ना कि जब बुरा समय आता है ना तो सब लोग ब्लेम करना चालू कर देते हैं, और जब अच्छा समय होता है तो कोई क्वेश्चन नहीं करता है। अभी वैसा ही कुछ चल रहा है। आप अभी म्यूचुअल फंड और एस का जो इन्फ्लो देखेंगे ना, वो हाईएस्ट है, 11th मंथ हाईएस्ट है, 26,000 को क्रॉस कर दिया एस ने। तो जो भी लोग एस कर रहे हैं वो बोल रहे हैं अभी बहुत अच्छा चल रहा है ये वो। एंड म्यूचुअल फंड्स कंपनी एंड इवन डी आर ऑल्सो ग्रोइंग, क्योंकि उनका पैसा वही लगा हुआ है। देन इन टर्न्स दे आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट एंड राइट नाउ तो अपॉर्चुनिटी भी है तो इन्वेस्ट भी करेंगे। हाउएवर देर आर सम अदर डिफिकल्टीज, और यू कैन से कि थोड़ा मुश्किल चल रहा है बाजार में, बट वो भी आगे जाके सॉर्ट आउट हो ही जाएगा इवेंचुअली। स्टॉक मार्केट ही तो बैंड बजी पड़ी हुई है, स्टॉक मार्केट तो नीचे जा रहा है, वहीं पर एसआईपी और म्यूचुअल फंड बढ़े जा रहे हैं यार, मतलब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अगर आप दिसंबर की बात करें ना तो दिसंबर में 26,000 का आंकड़ा उसने पार कर दिया, 26,459 एस आई पीज, करोड़ के एस आई पीज हुए हैं। मतलब लोग इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में फिर ये गेन दिखेगा तो दिखेगा, चाहे एफ आई बेच दे फिर डीआई सेल कर लेंगे। डीआई मतलब म्यूचुअल फंड्स और जो बड़े हाउसेस होते हैं ना, वो हर महीने एक नया हाई छू रहा है। तो म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड की कंपनियां ग्रो करेगी, मैंने ऐसा ही बोला है। तो ग्रो क्या है, ग्रो भी तो म्यूचुअल फंड की कंपनी है ना। मतलब क्या ग्रो के पास अभी कोई ऑप्शंस और इक्विटी में इन्वेस्ट करने का ऐसा कोई था नहीं, अभी वो निकालने वाले हैं, निकाल दिया मुझे पता नहीं, बट नहीं था पहले तो उनके पास। तो क्या हुआ कि उनका भी इन्फ्लो बढ़ गया है और उन्होंने जीरोधा को पीछे छोड़ दिया है, काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर लिया है और उनकी ग्रोथ अभी मतलब हाईएस्ट चल रही है भाई। 13 मिलियन प्लस उनके पास एक्टिव यूजर्स बन गए हैं। ग्रो ने जीरोधा को पीछे छोड़ दिया है। ग्रो का एक्टिव यूजर बेस 13.60 मिलियन हो चुका है। उन्होंने टोटल मार्केट में 26.59% मार्केट शेयर गेन कर लिया है। वहीं एनएससी की बात करें तो जो उनके एक्टिव इन्वेस्टर बेस है उसमें भी 44% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट आया है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज तो दो ही है, बीएससी एनएससी, तो एनएससी में भी 44% का ईयर ऑन ईयर जंप आया है। और अभी एनएससी के पास 50.1 मिलियन अकाउंट्स हो गए। एक्सपेंशन होगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो सभी चीज़ों को अच्छा बनाया जा सकेगा। और जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है, यूज़र्स का एक्सपीरियंस है, उस पर भी ये लोग फोकस करेंगे और यूज़र फ्रेंडली बनाएंगे, क्योंकि इनको अल्टीमेटली क्या चाहिए, बिजनेस चाहिए। बेसिकली जब आप म्यूचुअल फंड बढ़ेगा तो मेरे हिसाब से ग्रो का बिजनेस तो बढ़ेगा, क्योंकि ग्रो एक्सक्लूसिवली म्यूचुअल फंड एस के लिए बना है। उसमें स्टॉक ट्रेडिंग तो अभी उन्होंने चालू की है, इवन ऑप्शन भी अभी चालू किया है। तो जब म्यूचुअल फंड बढ़ा ना तो ग्रो के यूज़र बेस भी बढ़े, ग्रो का एक्टिव इन्वेस्टर बेस भी बढ़ा है। अभी 11 मिलियन उनके पास एक्टिव इन्वेस्टर्स हो चुके हैं जो म्यूचुअल फंड और एस के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, जो पहले 5.65 मिलियन हुआ करते थे। अगर आप ग्रो, जीरोधा, एंजल वन इनकी बात करें तो ये तीनों मिला के मार्केट में अराउंड 58% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। आप देखेंगे तो ग्रो का बिजनेस बढ़ रहा है, जीरोधा का बिजनेस बढ़ रहा है, तो म्यूचुअल फंड का भी बिजनेस बढ़ ही रहा है। तो अल्टीमेटली देखते हैं कि कहानी कहाँ तक जाती है और किधर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है और आगे मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है। अभी तो हालांकि नीचे गिर रहा है। अब आ जाते हैं आईटी की न्यूज़ पे।
आईटी की न्यूज़ अपन लोग कवर कर रहे थे, थोड़े दिन पहले हमने कवर की थी कि एसेंचर ने अभी जो एआई एजेंट से इतना पैसा कमाया, ये हो गया वो हो गया। ऐसे अभी टीसीएस ने भी अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है और उनका प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अच्छी आई है। सो ओवरऑल आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो भी आने वाले रिजल्ट है दूसरी कंपनीज के वो भी अच्छे आएंगे। टीसीएस का नेट प्रॉफिट निकल के आया है 12,380 करोड़, 12% ईयर ऑन ईयर का इंक्रीमेंट है भाई। रेवेन्यू 63,973 करोड़ हुई है, जो 5.6% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट है। ये 24.5% के मार्जिन पर ऑपरेट करते हैं। हाँ, ये भी बड़ा है 40 पॉइंट बेसिस पर, मतलब 0.4 बढ़ा है। वैसे टीसीएस को अभी 10.2 बिलियन की डील्स भी मिली थी Q3 में, तो ये अच्छी बात है, कंपनी तो ग्रो करती रहेगी। अब पैसा आया तो कुछ खरीद भी लेते हैं। ब्लिंकिट क्या है, 10 मिनट में डिलीवरी करने वाला है और इस बार वो ऐसे ग्रोसरी की डिलीवरी नहीं करेगा, इस बार वो इलेक्ट्रॉनिक्स की डिलीवरी करेगा। अच्छा है, देखते हैं कहाँ तक जाता है, क्योंकि एक प्लेयर घुसता है ना और उसका कोई बोलबाला रहता है तो फिर कंपटीशन भी आ जाता है, फिर दूसरे प्लेयर्स भी घुसते हैं और फिर मज़ा आता है कुल मिला के। मुझे ये बताओ, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ ऑर्डर करना हुआ ऑनलाइन तो आप क्या ऑर्डर करना पसंद करेंगे? भाई ब्लिंकिट पहले क्या कर रहा था, क्या चीज़ें डिलीवर करता था, सब्जी भाजी और जो चीज़ें जल्दी पहुंच सकती थी। अभी ये लोग इलेक्ट्रॉनिक के मार्केट में भी घुस गए हैं, दिल्ली एनसीआर, पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और लखनऊ जैसी लोकेशन में। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि किसी शॉप से लेकर सप्लाई करेंगे, क्योंकि इनको भी ट्रस्टेड वेंडर चाहिए होता है। तो इन्होंने पार्टनर किया है HP, लिनोवो, जेब्रोनिक्स, MSI और कैनन, क्योंकि इनकी कहीं पर शॉप्स होती है और इनके शोरूम भी होते हैं और अच्छा क्वालिटी भी मिल जाता है। इसीलिए इनसे टाइप करके ये लोग 10 से 15 मिनट में डिलीवरी कर देंगे। वैसे इन्होंने 10 बोला है, 5 मैं अपनी ओर से जोड़ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कोई ट्रैफिक में फंस जाए। मैंने पहले मोबाइल दिया था तो मेरा मोबाइल आते आते अराउंड 4-5 दिन हो गया था, मैं तो वेट कर लिया था। बट अब क्या होगा यार, 10 मिनट में मोबाइल आपके घर पे आ जाएगा। बहुत जल्दी नहीं हो गया यार, वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा फिर, क्योंकि 4 दिन तक वेट करते थे तो एक्साइटमेंट रहता था ना कि यार मोबाइल खोलेंगे, देखेंगे कैसा लगेगा। वैसे इसको देखते हुए फ्लिपकार्ट ने भी फ्लिपकार्ट मिनट्स निकाल दिया है, बिग बास्केट ने भी BB करके निकाल दिया है। तो वो भी चाहते हैं कि हम भी फास्ट डिलीवरी करें। बट यार इंडिया का मार्केट है यार, इसमें कैसे पेनिट्रेट करेंगे अच्छे से वो देखना पड़ेगा, क्योंकि ब्लिंकिट तो यहीं का स्टार्टअप है, फ्लिपकार्ट का थोड़ा इशू रहेगा। मैं तो उस दिन का वेट कर रहा हूँ जिस दिन 10 मिनट में गर्लफ्रेंड डिलीवरी करवा दें ये लोग। अब आईटी की बात कर ली तो आईटी किस पर डिपेंड होती है? इंटरनेट पर। बट इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो क्या ये ऐप्स और ये सारी चीज़ें, एआई तो चल भी जाएगा, चलो ठीक है, ऑफलाइन करके आप कुछ बेसिकली इस पर रन कर लो। बट क्या इंटरनेट नहीं होगा तो बिजनेस अफेक्ट होगा वर्ल्ड वाइड। जब इंटरनेट का आउटेज हुआ है इंडिया में, तब इंडिया ने $322.9 मिलियन का लॉस किया है। तो एआई कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करता है, आप माने या ना माने। तो अगर एआई डाउन होगा ना तो बहुत बड़ी बड़ी मेजर इकोनॉमी भी हिल जाती है। यार आप हम सब लोग तो इंटरनेट यूज़ करते हैं, थोड़ी देर के लिए इंटरनेट बंद हो जाता है तो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्राउजिंग नहीं होती है, कुछ काम नहीं होता है। बट नहीं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। 2024 की बात करें तो इसकी वजह से 322.9 मिलियन का लॉस हुआ है। और ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड तो ये फिगर पता नहीं कहाँ पहुँच गया होगा, बिलियंस में होगा, क्योंकि इंडिया में 2,920 घंटे इंटरनेट बंद रहा है 2024 से मिला के, और इससे 67.7 मिलियन यूजर्स अफेक्ट हुए थे। और अगर लॉस वाइज बात की जाए तो हम लोग 6th हैं भाई, मतलब हमारे इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और उस टेक्नोलॉजी से बिजनेस बहुत ज़्यादा होता है। तो नहीं होगा तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इंटरनेट कैसे बंद हो सकता है इतने घंटों से, ऐसा नहीं, वो एक कैलकुलेशन होती है। जैसे आप मणिपुर का केस ले लीजिए, मणिपुर में क्या हुआ था, मई से लेकर दिसंबर तक इंटरनेट बंद था। वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ दंगे वंगे चलते रहते हैं तो गवर्नमेंट करती रहती है। तो उस केस में भी वहाँ पर बिजनेस का तो लॉस हुआ रहेगा, ऑनलाइन बिजनेसेस का। पता है, मैं तो कभी इंटरनेट के बिना रहा नहीं हूँ, बट ऐसा हो जाए तो क्या होगा यार भाई, लोग मुझे भूल ही जाएंगे। मेरी वीडियो को अभी भी खाली 100 लोग देखते हैं, अब वो 100 लोग भी मुझे भूल गए तो मेरा क्या होगा। पर जब सैटेलाइट इंटरनेट आ जाएगा तो क्या उस वक्त भी बंद होगा, देखने वाली बात होगी। मैं बचपन में है ना, फेयर एंड हैंडसम का ऐड दिखता था और शाहरुख खान उसमें आता था, तो फेयर हैंडसम लगाता था, ही यूज टू बी लाइक गोरा, तो मुझे भी गोरा होना था, तो मैं मार्केट से क्रीम लेके आया एंड फेयर हैंडसम लगाई, हुआ कुछ नहीं पैसे बर्बाद हो गए बस। तो फिर मुझे समझ में आया कि ये कुछ है नहीं। और अभी वो जो उस टाइम पे फेयर एंड हैंडसम था ना, अभी क्या, अभी फेयर बोल दिया और किसी को काला गोरा बोला तो कुछ हो जाएगा। तो इन्होंने फेयर एंड हैंडसम को स्मार्ट एंड हैंडसम में कन्वर्ट कर दिया है और उसके लिए इन्होंने बोला है कि हम 15 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अच्छा यार, एक नाम चेंज करो उसके लिए भी, मतलब एक स्लोगन है, उसको चेंज करने के लिए आपको 15 करोड़ देना है। इमरान हाशमी का जो ब्रांड है ना, फेयर एंड हैंडसम, उन्होंने उसको रिब्रांड किया है। इमरान हाशमी का ब्रांड नहीं है वो, इमामी का ब्रांड है। उन्होंने रिब्रांड किया है फेयर एंड हैंडसम को। पहले बोलते थे ना फेयर एंड हैंडसम करके क्रीम का आता था ऐड, अब वो ऐड आएगा स्मार्ट एंड हैंडसम। क्योंकि अभी अगर आपने फेयर वाली टर्म यूज़ कर ली ना तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे कि आप भेदभाव करते हो, काला गोरा करते हो। तो भी स्मार्ट एंड हैंडसम हो गया। तो क्या स्मार्ट और डम में भी आप भेद करते हो? इसका मतलब सोचने वाली बात है भाई।
तो ये चाहते हैं कि अगर ये इन्होंने इनका स्लोगन चेंज कर दिया, मतलब रिब्रांड कर दिया ना, तो ये मार्केट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। इंडिया का जो ग्रूमिंग मार्केट है वो भी 17,850 करोड़ है। मैं मेल ग्रूमिंग मार्केट की बात कर रहा हूँ, फीमेल की नहीं बात कर रहा हूँ। फीमेल का तो इसका 10 गुना होगा। और मेल ग्रूमिंग मार्केट कितना परसेंट से ग्रो करता है? जितना परसेंट से एफडी भी ग्रो करती है, 7.2% CAGR। मतलब मेन कहीं ना कहीं पीछे तो है यार ब्यूटी स्टैंडर्ड में, आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि इनका जो मार्केट है अभी 250 करोड़ का है, इसमें जो इनका हिस्सा है उसको ये 1,000 करोड़ तक ले जाएंगे नेक्स्ट 3 से 4 साल में। इसके लिए तो इनको एक और रिब्रांडिंग लग जाएगी। अभी फेयर एंड हैंडसम है, फिर स्मार्ट एंड हैंडसम आया, आगे क्या आएगा? AI एंड हैंडसम। AI को भी चिपकाओ भाई ये ब्रांड। रिब्रांडिंग कहना बहुत आसान है बट इसके लिए खर्चा हो जाता है यार। ये लोग इसके लिए 15 करोड़ रुपए का खर्चा करेंगे। मुझे तो लगता है इसमें मेजोरिटी ऑफ पोर्शन क्या जाएगा ब्रांडिंग में, जो वो एड चलाएंगे ना OTT पर, उसमें जो भी एक्टर रहेगा उसको दे देंगे। तो एक कंपनी है हॉलीडेज AI, उन्होंने अपने ग्लासेस लॉन्च कर दिए हैं। ग्लासेस इंडस्ट्री में भी अभी बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन आ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, और हो सकता है कि आगे जाके हमको बहुत अच्छा इनोवेशन देखने को मिले। बट मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी स्क्रीन मेरे आंखों के सामने रहे 24 आवर्स। आई डोंट लाइक इट। मोबाइल को मैं पुट ऑफ करता हूँ एंड आई लाइक टू कीप इट आउट एंड जस्ट सी दैट्स काइंड ऑफ माई बिहेवियर। तो मुझे वो नहीं चाहिए कि वो आंखों के सामने रहे हमेशा। आई डोंट लाइक इट। यार मैं स्मार्ट गर्लफ्रेंड की बात कर रहा हूँ और ये लोग कुछ और ही निकाले जा रहे हैं। अब स्मार्ट ग्लासेस कौन पहनेगा? जो CES ने लॉन्च किए हैं खाली 35 ग्राम के ग्लासेस रहेंगे भाई। फिर बैटरी कहाँ लगाएंगे ये लोग यार? और बोल रहे इसमें इनविजिबल डिस्प्ले रहेगी। क्या हवा में चीज़ें दिखेगी? हवा में नहीं दिखेंगी। ये लोग DG विंडो लेंस फ्री प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, जैसे अपने डिजी लॉकर का यूज़ होता है ना वैसे ही। तो इसकी वजह से क्या होगा कि 3.5 इंच का वर्चुअल स्क्रीन दिखेगा अपने को, और उसमें अपना विजन है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा। मतलब हम देख भी पाएंगे और स्क्रीन भी देख पाएंगे। भाई आंखों के अंदर ही घुस जाओ यार, डायरेक्टली दिमाग में लगा दो टेक्नोलॉजी। वो एलन मस्क वो भी करने वाले हैं ना। अगर 35 ग्राम का टोटल इनका वेट रहेगा और 8 घंटे की बैटरी लाइफ रहेगी। भाई बैटरी कैसे होगी इतनी ज़्यादा? और इसके लिए आपको 400 से $500 देने पड़ेंगे बस। भैया आ गया तो काफ़ी अच्छी चीज़ होने वाली यार। मेटा भी ऐसे AI ग्लासेस पे काम कर रहा है। गूगल के तो गूगल ग्लासेस कब से है ये। उसके अलावा रेबेन और जो ग्लासेस की बड़ी बड़ी कंपनी वो तो कर ही रही है। अभी लेंसकार्ट वालों ने फंडिंग उठाई है और वो सोच रहे हैं कि अभी हम लोग IPO लेके आते, तो क्या वो भी इस मार्केट में घुसेंगे? मुझे कमेंट करके बताओ। और अगली न्यूज़ एप्पल से आ रही है। एप्पल ने अपनी एक इवेंट ऐप निकाल दी है। उस ऐप से आप लोग इवेंट ऑर्गेनाइज कर पाएंगे या इवेंट में जा पाएंगे। वो तो मैं न्यूज़ में क्लियर करूँगा। यार ये एप्पल कुछ अलग ही करता रहता है। अभी इसको एप्पल न्यू इनवाइट्स, मतलब इवेंट तो करता था पहले 1 दिन का इवेंट करता था और वो भी लोगों को बुला के करता था। फिर उसने ऑनलाइन किया 1 दिन का। अभी उसने इस बार तो शायद कुछ 14 दिन का कुछ किया था कि हम लोग 14 दिन का इवेंट करेंगे, हर एक दिन हर एक फीचर लॉन्च करेंगे, मार्केट में ज़्यादा बस जाएगा। अरे भाई मैं तो एक भी नहीं देखा। मैं तो कहीं शॉर्ट्स देख के समझ जाता था कि ये चीज़ आई है। मैंने तो ChatGPT का भी नहीं देखा यार। और अभी ये लोग बोल रहे नहीं, अभी इन्वाइट ओनली करेंगे। है इन्वाइट कौन देखने जाएगा? मेरे को कौन इन्वाइट करेगा? मतलब इन्वाइट ओनली किसको आएगा? जिनके पास एप्पल डिवाइसेस है वो इन्वाइट कर पाएंगे एंड्रॉइड वाले को। अरे यार कैसी मार्केटिंग टैक्टिक्स खेलते रहते हो यार। अब इसके मतलब ऐसा कुछ बोल भी देना तो ये लोग न्यूज़ में आ जाते हैं, इसीलिए बोला जाता है। ये एप्पल लॉन्च की बात नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने एक इन्वाइट ऐप करके एक ऐप लॉन्च की है जो आने वाली है उसकी बात कर रहा हूँ। वो मतलब ऐसा रहेगा कि आप किसी से कुछ अगर इनवाइट करके आप कुछ काम करते, बहुत बार होता है ना, आप लोग ट्रिप पे जाते हैं ये सब चीज़ें, तो उसके लिए ये है। हिंडई की इंस्टर ने $18,000 में एक कार निकाली है जो जापान में जाके BYD को कम्पीट करेगी और उससे भी सस्ती बेची जाएगी वहाँ पर। आपको क्या लगता है कि ग्रो करेगा हिंडई की ये कार? वहाँ पर उससे ज़्यादा बिकेगी? क्या लोग उसको प्रेफर करेंगे? जापान के मार्केट में एंट्री हो रही है, और अगर किसी के पास हिंडई की कार है तो क्या आपको लगता है कि वो थोड़ी कॉस्टलियर कार देते हैं? मतलब सेम फीचर्स, सेम बिल्ड क्वालिटी थोड़े सस्ते में भी आ जाती है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हिंडई ने इंडिया में तो बिल्कुल धमाका मचा ही दिया ऐसा लग रहा है। अभी ये लोग जाके जापान को भी टक्कर देंगे। वो मतलब $18,000 इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पर टक्कर देने के लिए। भाई यार इंडिया में तो अच्छे से आप कर नहीं पा रहे हो, मतलब उतना भी वो नहीं है ना, रोला नहीं है। और आप वहाँ जाके कैसे कर दोगे? क्योंकि वहाँ की जो कंपनी है भाई वो तो वे अहेड है। वो बुलेट ट्रेन लेके घूमते हैं, और वहाँ की जो टेक्नोलॉजी वो तो भाई पूछो मत। पर कोई नहीं, इनका एक्सपेंशन प्रोजेक्ट तो रहता ही है, सबका रहता है, तो इनका भी रहेगा। ये चाहते हैं ये अपने BYD को कंपटीशन दे, तो अच्छा है। Hyundai की नई गाड़ी आने वाली है इंस्टर, $18,000 में। ये जापान में आएगी। ये इन्होंने BYD जो है उसको कंपटीशन देने के लिए निकाली है। तो BYD का प्राइस एक्चुअली 3.63 मिलियन येन है और इसका प्राइस निकलेगा 2.85 मिलियन, तो उससे सस्ती रहेगी ये। बढ़िया है, 13 साल के बाद आप री एंट्री कर रहे हो और फिर आप साउथ कोरिया में और सब जगह जाओगे इस सक्सेस स्टोरी को लेके। सस्ती भी है और ब्रांड की तो ऑलरेडी वैल्यू है, बट इंडिया में थोड़ी कार इनकी सस्ती होनी चाहिए। मुझे और प्राइस लगती है कभी कभी, क्योंकि सेम फीचर्स अदर कार से मिल जाते हैं और वो इनसे हमेशा सस्ती होती है।
बट यार ये लोग चाइना को टक्कर देने जा रहे हैं, मुझे पता नहीं चाइना में फिर क्या होगा। चाइना वाले कुछ भी कर सकते हैं यार, देखने वाली बात होगी ये तो। अब जब पैसे की बात हुई तो टैक्स की बात नहीं होगी। टैक्स तो लगेगा भैया, टैक्स कैसे नहीं लगेगा। बट अगर आप स्पाउस है, मतलब मैरिड कपल है, तो हो सकता है ये न्यूज़ आपके लिए, क्योंकि टैक्स के रिजिम में कुछ बदलाव होने वाले हैं, जहाँ पर मैरिड लोगों के लिए जो इनकम टैक्स होगा वो थोड़ा सा अलग आएगा, जैसा यूएस यूके में होता है। अब उसमें क्या बदलाव होंगे वो एग्जैक्टली तो बजट के बाद ही पता चलेगा, बट अभी कुछ प्रपोजल दिए गए हैं। इनका कहना है कि अभी जॉइंट टैक्सेशन फॉर मैरिड कपल्स भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अभी जॉइंट टैक्सेशन में क्या होगा कि एक आदमी कमा रहा है तो दो आदमी की कमाई मानी जाएगी, तो टैक्स की रिबेट भी उसी हिसाब से मिलेगी। तो क्या होगा, आपका जो पीएफ में जो डिडक्शन होता है उस पर जो छूट मिलती है क्या वो डबल हो जाएगी अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं तो। या फिर कोई बिजनेसमैन है और वो कमा रहा है आधा पैसा अपने नाम पे और आधा पैसा उसकी वाइफ के नाम पे, तो जो छूट वो अभी ले रहा है वो बाद में नहीं ले पाएगा। देखने वाली बात होगी यार। ऐसा ना हो कि ये सैलरी के लिए नहीं निकाले, मतलब जो सैलरी आती है उनको, और उन लोगों के निकाल ले जो बिजनेस करते हैं, उस केस में तो लॉस होगा। अगर ये आता है तो इन्होंने बोला है कि 6 लाख तक इनकम होगी तो 0% इनकम टैक्स देना है, 6 से 14 लाख तक की इनकम होगी तो 5% टैक्स देना है, अब वो 30 लाख 30% देना है। बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसकी क्या क्या बेनिफिट है। ये आता है तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यूएस और यूके में ये चीज़ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी है और वहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही है, और इंडिया में भी होगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और इससे क्या है ना कि जो एक आदमी कमा रहा है उसके ऊपर बर्डन भी नहीं होगा और उसको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। पैसे कमा लिए, पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, टैक्स भर दिया, जीएसटी भर दिया। और गेमिंग इंडस्ट्री में भी जीएसटी भरा जाता है। और गेमिंग इंडस्ट्री पे आपको पता होगा अभी कि बहुत बड़ा कुछ चेंज आया था, जहाँ पर ये बोला गया था कि जो बैट वैल्यू है फुल टोटल उसके ऊपर ही हम लोग जीएसटी लगा रहे हैं। उसके खिलाफ बहुत सारी जो गेम की ऐप्स थी उन्होंने उस डिसीजन को कोर्ट में चैलेंज किया और वो लोग जीत भी गए। इसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो आप जीएसटी नोटिस सेंड करने वाले थे ना, जो डिपार्टमेंट, अभी आप रुक जाइए, अभी मत सेंड करिए। अभी रिसेंटली मैंने जीएसटी की न्यूज़ कवर की थी, उसमें पता चला था कि पानीपुरी वाले को भी जीएसटी नोटिस चला गया, ये वो मैंने कवर किया था। तो बेसिकली क्या है ना, जब ऐसा जीएसटी नोटिस जाता है तो डिपार्टमेंट का नाम भी ख़राब होता है कि उसको कैसे चला गया, इसको कैसे चला गया, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे आता है और पैसों की बात है तो कोई भी करेगा, उस केस में इनका नाम भी ख़राब होता है। तो बेसिकली क्या था, जब इन्होंने देखा तो इनको पता चला कि कुछ तो गड़बड़ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि 1.12 लाख के जो इनके जीएसटी नोटिस थे ना, उनको हॉल्ट कर दिया कि उनको मत भेजो, अभी पहले आप चेक कर लो कि ये सही है कि नहीं है। और ये मैं पानीपुरी वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज़ की, क्योंकि उनके ऊपर कुछ नया टैक्स लगाया गया था जीएसटी के फॉर्म में, उसके रिगार्डिंग ये बोला गया है। 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 71 नोटिस दिए गए थे डीजीजीआई द्वारा इन गेमिंग कंपनीज़ को। अभी फर्दर नोटिस देने से तो मना किया है, तो क्लैरिफिकेशन तो आएगा, पता चलेगा इस रूल में क्या बदलाव किए जाएंगे। जो नया रूल आया था ना उसमें क्या था कि इन्होंने बोला था कि जो फुल फेस वैल्यू होती है ना, जो बैट की, जितना आप बैट करते हैं उसके ऊपर 28% इनको जीएसटी देना है। और इसके अगेंस्ट जो गेमिंग फर्म्स हैं उन्होंने बोला था कि यार ये चीज़ लगनी चाहिए ग्रोस गेमिंग रेवेन्यू के ऊपर, ना कि फेसफुल वैल्यू के ऊपर, क्योंकि उनसे उनका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर इसको रिलीफ मिला है ना, तो आगे जाके मैं सोचता हूँ कि इन ऐप से जो होने वाली चीज़ें ना वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जब पैसों की बात हो चुकी है तो धर्म की बात भी कर लेते हैं। धर्म, अर्थ, अर्थ की बात पहले कर ली, हमको धर्म की पहले करनी थी। धर्म नहीं, बेसिकली जो कुंभ का मेला चल रहा है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक में चल रहा है, उसको देखते हुए काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी बन रही थी, जिसको एनकेश किया है कुकू एफएम ने, और उन्होंने अपनी एक ऐप लॉन्च कर दी है जिसको उन्होंने भक्ति ऐप बोला है, और उसका काफ़ी अच्छा बोलबाला हो गया है, मार्केट में अच्छी चल रही है। यार अपॉर्चुनिटी को एनगेज करना तो कोई इनसे सीखे। कुक्कू एफएम ने एक भक्ति करके एक ऐप लॉन्च की महाकुंभ मेला 2025 में, जिसमें अभी 2000 प्लस आवर्स का तो प्लेइंग टाइम भी हो चुका है। लोग मतलब कितना स्पिरिचुअल ऑडियो सुनते हैं यार। इसके डाउनलोड देखेंगे ना तो 5 लाख डाउनलोड्स है भाई। मतलब सही मौके पे सही चीज़ लॉन्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब ये ऐप निकली है तो आप देखेंगे ना, जो लोग हैं जो भक्ति का गाना गाते हैं उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग सुन रहे हैं तो कोई प्रोड्यूस तो करेगा। एआई का म्यूज़िक मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा हिट करेगा, बट जो लोग गाने लिखते हैं, सॉन्ग राइटर्स होते हैं भक्ति के गाने जो गाते हैं, जो इनके प्रोड्यूसर्स हैं, वहाँ भी जॉब तो क्रिएट होगी मेरे हिसाब से। चलो भक्ति कर लिया, अर्थ कर लिया, बट अर्थ से जुड़ी हुई एक और समस्या आई। जब अर्थशास्त्र बोले जाते हैं ना, मतलब फाइनेंस बोला जाता है, अर्थ मतलब अर्थ होता है। तो बेसिकली क्या हुआ, इसी फील्ड में एक न्यूज़ आ रही है कि जो आरईसी लिमिटेड है ना, उसने अपने बैड लोन का एक रेजोल्यूशन निकाल लिया है। बेसिकली उन्होंने जो रेजोल्यूशन निकाला है, मुझे तो नहीं लगता है कि वो रेजोल्यूशन है, क्योंकि 2800 करोड़ का लोन आप 58 करोड़ में बेच रहे हो। आई डोंट नो वेदर इट इज़ अ गुड आइडिया और नॉट, बट इट इज़ बेटर देन कि कुछ नहीं आ रहा था तो कुछ तो है। आरईसी का जो लोन था 2848 करोड़ का, जो उन्होंने बैड लोन घोषित कर दिया था, वो उन्होंने सेल किया है 58.65 करोड़ में,
2.05% रिकवरी के साथ। REC बेसिकली 19.55% वोटिंग शेयर होल्ड करता है CPL's लेंडर कंसोर्टियम में। इससे पहले भी इन्होंने कुछ लोन ऑफलोड किया था, 8,000 करोड़ का जो सुजलोन का लोन था वो उन्होंने REC को दिया था और इरेडा को भी दिया था कुछ। इससे एक चीज़ तो सामने आ जाती है कि कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट करता है कि इनकी जो लोन देने की क्षमता है, या फिर यूँ बोलेंगे जो लोन देते हैं ये अच्छे लोगों को नहीं देते, या फिर क्वालिटी चेक नहीं करते, असेट क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब आगे ये कैसे करते हैं वो देखने वाली बात होगी। कभी आपने किसी कंपनी को किसी को ज़्यादा कंपनसेशन देते हुए देखा है क्या? मतलब किसी को ज़्यादा पैसे दे दिए हो जिसको बाद में रिकवर करना पड़ रहा हो, क्या देगा? अगर कोई कंपनी ने किसी को ज़्यादा पैसे दे दिए तो क्या वो रिटर्न देता है कि नहीं देता है, या फिर कोर्ट में जाना पड़ता है? यूएसए में एक ऐसा ही केस हुआ है, वो भी टेस्ला के साथ। उन्होंने अपने जो टेस्ला के डायरेक्टर्स थे उनको और कंपनसेट कर दिया था, ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर आए तो उनको रिटर्न भी करना पड़ रहा है। ये न्यूज़ तो इंटरेस्टिंग है यार। मतलब जो डायरेक्टर होते हैं उनको ओवर कंपनसेट किया गया था 919 मिलियन से, तो वो उनको रिटर्न करना है, जिसमें 459 मिलियन तो उनको स्टॉक ऑप्शंस में रिटर्न करना है और 184 मिलियन फ्यूचर ऑप्शंस में। यार ये कैसे होता है, मुझे समझाओ यार। मेरे को तो कभी ज़्यादा सैलरी आई नहीं आज तक। इसके लिए 176 मिलियन की लीगल फीस दी गई भाई। और एलन मस्क का पैकेज कितना है? $56 बिलियन। अगर ये हो गया ना तो ये तो मतलब दुनिया का सबसे बड़ा केस हो जाएगा जिसमें इतना ज़्यादा कंपनसेशन देना पड़ा हो। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब वहाँ से पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है, बहुत सारा कंपनसेशन होगा। बट पता है एक चीज़ और सामने आ रही है रिसेंटली, ओपन एआई बोल रहा है कि हम लोग इसको क्लोज एआई बनाएंगे, मतलब प्राइवेट कंपनी बनाएंगे, पब्लिक कंपनी बनाएंगे। मतलब यूँ समझ लीजिए कि वो जो पहले बोल रहे थे कि विदाउट प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशन है उसको नहीं बनाएंगे, तो अपने एलन मस्क भैया बोलते हैं कि इसको अपन ऑक्शन करते हैं, कोई बात नहीं, जिसकी मर्जी वो खरीदेगा। बेसिकली है ना, इस आदमी को लगता है कि मेरे ऊपर लोगों को ट्रस्ट है तो मैं इसको खरीद लूँगा क्योंकि मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, एंड राइट नाउ इवन आई हैव द पॉलिटिकल पावर ऑल्सो। इन्होंने बोला है कि यार ओपन एआई को ऑक्शन करो भाई, जिसके पास ज़्यादा पैसा वो खरीदेगा। इनको पैसे का घमंड थोड़ा ज़्यादा ही यार देखने में आता है हर जगह। मेरे को पैसों के लेके मत डराओ, मैं ये मैं वो। भाई ठीक है यार, दिमाग है, मतलब इसका क्या, तुम क्या गुरूर करोगे? कुछ भी चीज़ें मैनिपुलेट करते रहते हो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हो, लोगों से करवाते हो, फिर बेच देते हो। वो क्या है ना कि जब लोग वो बोलते हैं ना कि जब तक आपका पाप का घड़ा भर नहीं जाए ना तब तक मौज मनाओ, वैसा वाला मामला हो रहा है इधर। और ऑक्शन की बात कर रहे हैं, कितने की? $157 बिलियन की कंपनी है। कोई एक आदमी खरीद पाएगा क्या? 2-3 कंपनियां मिलकर भी नहीं खरीद पाएगी। माइक्रोसॉफ्ट खुद का ही उसमें $13 बिलियन लगा हुआ है। पीटी अपना कंटिन्यू कर रहा है जर्नी, और उन्होंने कस्टमाइजेशन फीचर लॉन्च किया है जिसमें आप टोन ये सब चीज़ें कर सकते हैं। टोन से मेरा क्या मतलब हो, जैसे आप और हम लोग बात करते हैं ना, मैं मिलेनियल जनरेशन से हूँ, तो जो जेन अल्फा है ना, दे आर वेरी एडवांस। तो उनको क्या है, ऐसे बहुत बोरिंग सा लगता है जब ऐसे टेक्स्ट आते हैं, तो वो सोचते हैं कि नहीं, हमारे जो जेन अल्फा टर्म है ना वो उनको फ्लैक्स करना है बेसिकली। यार ये मच नीडेड फीचर था यार, चैट जीपीटी को कस्टमाइज़ करना। कस्टमाइज़ नहीं हो रहा था, मैं बहुत बार उसको मारता था बट कस्टमाइज़ नहीं होता था। अब कस्टमाइज़ हो जाएगा, मतलब उसमें आप टोन भी दे पाएंगे कि यार आप किस तरीके से आपको बात करनी है, मतलब प्रोफेशनल बैकग्राउंड देना है, स्पीकिंग स्टाइल क्या रखनी है। मतलब ये तो रिवोल्यूशन लेके आ जाएगा। चैट जीपीटी कहाँ से कहाँ चला जाएगा। पर इसके यूज़र कितने हैं पता है? 300 मिलियन यूज़र्स है इसके। तो हर एक फीचर अगर काउंट होता है, छोटा छोटा इंप्रूवमेंट भी होता है, तो बहुत आगे जाएगा ये तो। Thank you guys for watching this video. If you found this video helpful, then hit the like button and consider subscribing to my channel.